हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब में कार्बन पाया जाता है मुख्य रूप से। और जब तक हमें कार्बन के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती है तब तक हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ठीक से समझ में नहीं आती है, क्योंकि जैसे कि नाम बता रहा है इसका कार्बनिक रसायन, इसमें कार्बन है। अब कार्बन जैसा कि हमने आवर्त सारणी में देखा है, पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं, इसमें कार्बन जो है आवर्त सारणी को 3 भाग में बांटा गया है, एस, पी और डी। पी ब्लॉक जो है 13 से लेकर 18 तक जो होते हैं वो पी ब्लॉक होते हैं। 18वें में जो है अक्रिय गैसें आती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं। कार्बन जो है इस 14वें ग्रुप में यहाँ 14वें वर्ग में दूसरे आवर्त में यहाँ पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो 2 और 4 होता है। सभी तत्व जो हैं अपने बाहर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, बाहर वाले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने अष्टक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कार्बन के साथ भी है। कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास अंदर के ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो पूरा भरा हुआ कक्षक कहलाता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका अष्टक पूरा भर जाएगा। अब हमें ये देखना है कि कार्बन जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। कार्बन जैसा कि बता दिया पहले ही, परमाणु क्रमांक 6 है। 6 परमाणु क्रमांक है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 ही प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन भी इसमें 6 हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसे न्यूट्रल भी कहते हैं। इसका जो है द्रव्यमान जो होता है, हमें पता है द्रव्यमान के लिए हमें इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन को जोड़ना पड़ता है और इसको 12 इसका इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान है। इस तरह से बनाया जाएगा। परमाणु की संरचना हम बनाते हैं, थोड़ा सा हमने 10th क्लास में पढ़ा है इसके बारे में। इस तरह की संरचना कुछ होती है जिसके बीच वाले को हम बोलते हैं नाभिक। बाहर जो है अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। नाभिक है उसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और कुल मिलाकर जो आवेश होता है नाभिक पर वो होता है प्लस का आवेश, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो नाभिक का जो आवेश होता है उसके लिए प्रोटॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटॉन के कारण ही ये आवेश होता है। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, दोनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन पे प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश। क्योंकि संख्या बराबर होती है इसलिए जो कुल मिला के परमाणु जो है वो उदासीन होता है, क्योंकि संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी इसमें पाए जाते हैं। कार्बन जो है प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा जो है जिसको फुलरिन कहते हैं, जिसमें 60 तक कार्बन परमाणु जो है एक गेंद की भांति संरचना बनाते हैं। हीरा जो है बहुत ही कठोर होता है, कई चीज़ों को काटने के लिए सबसे कठोर पदार्थ होता है जो कई चीज़ों को काटने के लिए काम में लिया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है थोड़ा मुलायम होता है और हमें पेंसिल के नोक के रूप में सामान्य रूप से देखने को मिलता है। हीरे की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इस तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हीरा रहता है और ग्रेफाइट जो है वो अलग अलग परतों के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार की परतें होती हैं ग्रेफाइट में और 2 परतों के बीच में हमें कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं मुक्त रूप से। 2 परतों के बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इसकी विद्युत चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये विद्युत चालक होता है ग्रेफाइट, जबकि हीरा जो है वो विद्युत चालक नहीं होता है। C60 वाला जिसको हम फुलरिन बोल रहे हैं, फुलरिन बोलते हैं इसको, इसकी आकृति एक फुटबॉल की तरह होती है। अगर पाठ में कहीं आएगा तो आपको दोबारा बताया जाएगा।
3 रूप बता दिए आपको, एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है, एक फुलरिन है जिसकी आकृति फुटबॉल की तरह होती है। हीरे की आकृति इस प्रकार की होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट जो है वो इस प्रकार का होता है, 2 परतों के रूप में पाया जाता है, बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त, जो इसकी विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। द्रव्यमान आपको बता ही दिया था कि इसका द्रव्यमान जो है कार्बन का 12 होता है। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पहले लिखा था 2 और 6, इसका 6 परमाणु क्रमांक होता है, 2 और 4 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इसको हम इस रूप में लिखें 1s2 2s2 2p 2 के रूप में लिखें तो हम देखते हैं कि p में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन और कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो s के पूरा है कक्षक भरा हुआ। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी कक्षक पूरा भरा हुआ है। 2p जो है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता होती है। तब मिलाकर ये माना जाएगा कि इसका ये वाला अष्टक, इन दोनों को मिला के इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी कितने हैं इसमें? सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। वो 4 इलेक्ट्रॉन जो और लेगा वो कौन से कक्षक में आएंगे? वो p वाले कक्षक में आएंगे, क्योंकि s कक्षक तो पूरा भरा हुआ है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा तो इसके ऊपर 4 माइनस का निशान आ जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसके पास में पूरा भरा हुआ ये वाला कोश मिल जाता है और ये अक्रिय विन्यास प्राप्त कर लेता है। हमने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा है कि हर तत्व जो है वो अक्रिय विन्यास प्राप्त करना चाहता है ताकि वो स्थायी हो सके। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये हो जाएगा 1s2। 1s2 जो होता है वो किसका होता है अक्रिय विन्यास? हीलियम का होता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन देकर हीलियम गैस के विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करता है। हीलियम गैस जो है, जैसे ही वो हीलियम गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है, वो क्रिया करना बंद कर देता है। मैंने बता दिया 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -4 का निशान, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये +4 का निशान। इन दोनों में से कौन से किस प्रकार से या क्या इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन देकर वो किस प्रकार से अपने आप को अक्रिय गैस बनाने की कोशिश करता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसमें 6 हैं इलेक्ट्रॉन, 4 और ले लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन जो है अक्रिय गैस विन्यास कहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन को, और ये विन्यास जो है उनका विन्यास है। मान लो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले ली, हमने अभी पढ़ा है इसमें कि बीच में जो है उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, और चारों तरफ जो है कार्बन के इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ इसके घूम रहे हैं। प्रोटॉन पे प्लस का निशान होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का निशान होता है। ये 6 प्रोटॉन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छी तरह खींच के रखते हैं, क्योंकि ये 6 प्रोटॉन जो है प्लस का निशान ज़्यादा है, माइनस का निशान कम है, तो ये जो 6 प्रोटॉन है ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहे हैं इस प्लस के आवेश के कारण, जो कि नाभिक में है प्रोटॉन के कारण, तो ये C4+ नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले कक्षकों में घूम रहे हैं वो नाभिक अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, तो ये C4+ नहीं बन पाएगा। अब क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा? जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा इसकी संरचना देखिए एक बार। नाभिक में जो है 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, और बाहर जो है वो इसके 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और बीच में जो है 6 प्रोटॉन है जो प्लस के होते हैं। ये प्लस वाले जो है माइनस वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकल पाएंगे, तो ये C+4 नहीं बन पाएगा। बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं जो 2s कक्षक में हैं, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले कक्षक में हैं, ये तो 2 अंदर वाले कक्षक में हैं,
ये जो बाहर वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं दे पाएगा, इसको जो है बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन जो है इन 4 इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो C+4 नहीं बन पाएगा, क्योंकि नाभिक के कारण या प्रोटॉन के आकर्षण के कारण जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 8 पूरे करने की कोशिश करता है। जैसे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बताए थे आपको पहले भी कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। अब मान लो इस कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर C4- बनाने की कोशिश की। जैसे ही C4- बनाने की कोशिश करेगा तो बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब जो है 4 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन नाभिक में तो 6 ही प्रोटॉन है, तो ये 6 प्रोटॉन जो है इन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। जो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको अपने साथ ही जोड़कर नहीं रख पाएंगे, इसलिए कार्बन जो है वो माइनस या 4- भी नहीं बनाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन जो है न तो वो +4 बनाएगा न वो -4 बनाएगा। +4 इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि जो अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये देने की कोशिश करता है +4 बनाने के लिए और इस तरह का विन्यास प्राप्त करने के लिए, 1s2 वाला विन्यास प्राप्त करने के लिए, जो कि हीलियम का होता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले कक्षक में, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 6 प्रोटॉन जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, इनको खींचने के कारण जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे और C4+ नहीं बन पाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो ये अपनी तरफ खींचना है अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये अपनी तरफ भी नहीं खींच पाएगा, क्योंकि जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे बाहर वाले कक्षक में हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन जो है उसको 6 प्रोटॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि प्लस का निशान कम हो गया और माइनस का निशान ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ तक समझ में। अब जो है हम थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में, कार्बन के बारे में, कि कार्बन जो है वो इतने यौगिक क्यों बनाता है। अब जो है ये अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा। अब हमें पता है कि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जो है ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को न तो ये देता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, न कहीं से ये इलेक्ट्रॉन लेता है अष्टक पूरा करने के लिए। ये क्या करता है, ये ऐसे तत्वों को ढूंढता है जिनके साथ ये इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकें। जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास में आता है और इससे एक बंध बना लेता है, हाइड्रोजन जो है उसके पास में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही इसके पास में आया और इसने एक बंध बना लिया, अब इसके पास में जो है हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो बीच में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, न तो हाइड्रोजन के हैं न वो कार्बन के हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हाइड्रोजन भी इसको काम में ले लेगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो कार्बन भी इसको काम में ले लेगा। जब अष्टक की गिनती करेंगे, हम अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की गिनती करेंगे, तो हम देखेंगे कार्बन का अष्टक पूरा हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन जो है उसके पास में बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन अब पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए उसने न तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं न इलेक्ट्रॉन लिए हैं, उसने सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन साझा करा है। इस बंध में 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। इस प्रकार के बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th में या 12th में, तो आपको ये बंध इस प्रकार से दिखाई देगा बना हुआ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। इस प्रकार से ये H है और ये जो बीच में बंध बना हुआ है इसको सहसंयोजक बंध कहते हैं हम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस बंध को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 1 इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी तत्व इसमें भाग लेते हैं दोनों जो है बराबर के इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का है इस बंध में, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का है इस बंध में। अब कार्बन जो है अष्टक पूरा करने के लिए बंध बनाता है। यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया, ये 4 बंध बनाता है। कभी भी जो है कार्बन जो है वो 4 से अधिक बंध नहीं बनाएगा, 4 ही बंध बनाएगा, 4 से कम बना सकता है। 4 बंध से अधिक बंध नहीं बनाएगा।
ये 4 ही बंध बनाएगा, क्योंकि इसीलिए कार्बन की जो है संयोजकता हम लोग कहते हैं 4 होती है। अब देखते हैं कि बंध, क्या ये बंध कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही बनेंगे या किसी और के साथ भी कार्बन बंध बना सकता है। जैसे कार्बन ने मान लो कार्बन के बीच साथ में बंध बना लिया। एक तरीका तो ये है कि एक बंध तो ये कार्बन के साथ बना ले और बाकी जो है 3 बंध ये किसी और के साथ बना ले। चलो हम ले लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं कि चलो ये बाकी बचे हुए बंध जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। ये देखो कार्बन की 4 हो गई पूरी, 1 2 3 4। कार्बन जो है हमेशा 4 बंध से अधिक नहीं बनाएगा, 4 बंध ही बनाएगा। कार्बन के 4 बंध पूरे हो गए। जब हम इस कार्बन के बंध गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसके भी 4 बंध हो गए। और इलेक्ट्रॉन जो है इस बंध को बनाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काम में आए हैं। जब इस कार्बन और इस कार्बन को देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं बंध में काम आ रहे हैं, वो एक इस कार्बन का है और एक इस कार्बन का है। जब हम इस बंध को देखेंगे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं वो एक इस कार्बन का है और एक इस हाइड्रोजन का है। तो जो बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी तत्व जो है वो अपना साझा कर सकता है सहसंयोजक बंध बनाने के लिए। जैसे इस एग्जाम्पल में कार्बन कार्बन के बीच भी सहसंयोजक बंध बन रहा है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी सहसंयोजक बंध बन रहा है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सहसंयोजक बंध जो होता है वो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे अगर देख रहे हैं इसको तो समझ जाएंगे कि कौन से बंध की बात हो रही है। उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मान लो कार्बन ने इस तरह से बंध बनाया। कार्बन ने 3 बंध जो हैं वो कार्बन के साथ ही बना लिए। अब ये कार्बन के साथ जब 3 बंध बना लिए तो इसका मतलब हमने पढ़ा है कि कार्बन 4 बंध बनाएगा, तो चौथा बंध ये कार्बन ने या हाइड्रोजन के साथ बना लिया। हो सकता है ये चौथा बंध जो है हाइड्रोजन के साथ न बना के क्लोरीन के साथ बना ले, लेकिन बंध ये 4 ही बनाएगा, 1 2 3 और ये 4 बंध। कार्बन जो है हमेशा इसको याद रखना है कि 4 बंध ही बनाएगा। और ये 4 बंध जो हैं इसके साथ अलग अलग प्रकार के तत्व जब जुड़ते हैं तो बहुत सारे यौगिक बनते हैं। और क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में एक तो हाइड्रो शब्द आ रहा है, एक कार्बन शब्द आ रहा है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है और कार्बन का मतलब है सी। हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो अपन हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। आपने एल्कीन और अल्काइन का नाम पहले सुना होगा, आगे इसके बाद में अगले वीडियोस में वो भी बताएंगे आपको। अब मान लो कार्बन ने इस तरह से बंध बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब 2 बंध तो यहाँ बन गए, तीसरा यहाँ बन जाएगा, चौथा यहाँ बन जाएगा। अब जितने भी यौगिक पढ़ेंगे उसमें अगर इस प्रकार से बंध दिखा रखा है तो इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हाइड्रोजन को कभी कभी बुक्स में दिखाया नहीं जाता है। अगर इसका कुछ नहीं लिखा हुआ है इन जगहों पे, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अपने आप मान के चलते हैं। जब गिनती करनी शुरू करते हैं कि कार्बन के बंध कैसे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 4 बंध इसके हो गए और 4 बंध इसके हो गए, 1 2 3 4, दोनों के 4 बंध हो गए। और यही हमने पढ़ा है कि कार्बन जो है 4 बंध ही बनाएगा, 4 इसके और 4 इसके, दोनों के 4 बंध हो गए। 4 बंध होते ही इनकी संयोजकता इस कार्बन की भी 8 हो गई और इस वाले कार्बन की भी 8 हो गई। हाइड्रोजन जो है वो अष्टक पूरा नहीं करता है, ये ड्यूप्लेट पूरा करता है, द्विक पूरा करता है। ये 2 ही पूरे करेगा, एक खुद इसके पास में था ये वाला और एक इसने कार्बन से साझा करके ये जो है द्विक पूरा कर लिया। तो इसका भी पूरा हो गया और कार्बन का भी पूरा हो गया। दोनों का काम बन गया बिना कोई लेन देन के, सिर्फ साझा करने के द्वारा। अब मान लो कि कार्बन, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन जो है इस तरह से 4 बंध ही बनाने हैं इसको, तो ये ऐसा बंध क्यों नहीं बनाता है कि चारों बंध जो है कार्बन के साथ भी तो बना सकता है ये। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 4 बंध बनाएगा बीच में 1 2 3 4 संयुक्ता तो पूरी हो जाएगी, इसकी 8 हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए। लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आएंगे बंध बनाने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व इसके बीच में बढ़ेगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जैसे ही दोनों नज़दीक आएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और इस प्रकार का बंध जो है वो स्थायी नहीं रह पाएगा, अस्थायी हो जाएगा। यह यौगिक जो है ये स्थायी नहीं रह पाएगा और यौगिक अस्थायी हो जाएगा।
इसलिए इस प्रकार के चारों बंध जो हैं दो कार्बन के बीच में नहीं बनते हैं। जैसे ही चारों बंध दूसरे कार्बन के साथ बनाने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और ये यौगिक जो है दो कार्बन वाला यौगिक ये अस्थायी हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम जो है दो कार्बन के बीच में 3 ही बंध बन सकते हैं। बाकी चौथा बंध इसको पूरा करने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ता है। वो कोई भी तत्व हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया है। 3 बंध तो दोनों कार्बन के बीच में बन गए और चौथा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना है, या कोई और तत्व भी हो सकता है जो इसको एक इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए दे सके और उसका काम भी पूरा हो जाए। अगर क्लोरीन है तो इसका काम भी पूरा हो जाएगा और इस हाइड्रोजन का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा है एल्केन, एल्कीन, और एक बात और बता देती हूँ आपको एल्केन एल्कीन बनाने के लिए कि कभी कभी जैसे बड़ी क्लासों में जाओगे आप, बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे तो इस प्रकार का दिखाने के लिए, जैसे मैंने बताया ना कि बंध जो है उसको इस प्रकार से दिखाते हैं। शुरुआत मैंने बंध की थी ऐसे दिखाकर कि ये कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन दिखाए थे मैंने शुरुआत में आपको समझाने के लिए। दो इलेक्ट्रॉन दिखाए थे इसे इस तरह से। एक तो हाइड्रोजन का था, ये वाला क्रॉस वाला हाइड्रोजन का ले लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो इस कार्बन का था। उसके बाद मैंने, जैसे ही आपके समझ में आ गया, मैंने ये बंध बने थे ऐसे इस प्रकार से इनके बीच में, और जैसे ही आपके समझ में आ गया मैंने इस इलेक्ट्रॉन को दिखाना बंद कर दिया और उनको लाइन से बना दिया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज ये होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि जो बंध बना है 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का होगा और एक जो उसके साथ में दूसरा है उसका इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद में जो बंध बना है, ये वाला बंध बना है, इसको मैंने इस तरह से दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए हैं। इसको एक और तरीका है दिखाने का जिसको हम कहते हैं बंध रेखा निरूपण। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। ये आपको बड़ी क्लासेस में देखने को मिलेगा, बंध रेखा निरूपण या बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरह से लिखा होगा, न इसमें कार्बन दिखा रखे होंगे न इसमें हाइड्रोजन दिखा रखे होंगे। अब इस प्रकार की संरचना को हम कैसे बनाते हैं ये आपको मैं बताऊंगी अभी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के बारे में बताना चाह रही हूँ। जैसे मैंने बात की थी हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन जो है 3 प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्यतः जो है हम 2 प्रकार के मानते हैं। एक तो मानते हैं एलिफेटिक और एक को हम कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक की बात अभी हम नहीं करेंगे, एलिफेटिक की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने कहीं कहीं एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड लगाया है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाया है और कहीं जो है एक ही बॉन्ड लगा रखा है। इस तरह से 2 कार्बन के बीच में इस तरह से एक बंध भी बनता है। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं होते हैं, एक डबल बॉन्ड वाले भी होते हैं हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्काइन। तो ये वाला जो है डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये एल्कीन का उदाहरण है। ये सिंगल बॉन्ड वाला जो आपको दिख रहा है मैंने यहाँ बना के दिखाया है, ये एल्केन का उदाहरण है। और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो ये दिखाया है मैंने, ये एल्काइन का नीचे वाले का उदाहरण है। तो कितने बंध बन रहे हैं 2 कार्बन के बीच में, डबल बन रहा है कि ट्रिपल बन रहा है या सिंगल बन रहा है, उसके आधार पे हम इनको 3 पार्ट्स में रखते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जो है हम बंध के हिसाब से इनको रखेंगे। एल्केन 1 बंध वाले, एल्कीन 2 बंध वाले और एल्काइन जो है 3 बंध वाले। सारे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हम यौगिक पढ़ेंगे उसमें या तो आपको 1 बंध दिखाई देगा 2 कार्बन के बीच में, या 2 बंध दिखाई देंगे, या फिर 3 बंध दिखाई देंगे। उनको देखकर हमें पहचानना है। पहले सबसे पहले जो होता है उनको देखकर जो हमारे दिमाग में आता है कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, वो हमें इसको पहचानना होता है। जैसे जो है मान लो ये कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको एल्केन कह देंगे। इस तरह से है, सिंगल बॉन्ड भी है और आगे जाके उसमें आपने कोई डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो इसे एल्केन नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एल्कीन, क्योंकि एक बॉन्ड ही हमें दिख गया है। सिंगल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन जो है ये वाले बंध को हम देखकर इसको एल्कीन की श्रेणी में रखेंगे। मान लो एक ऐसा है यौगिक
जिसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसको हम रखेंगे एल्काइन वाली श्रेणी में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से हम उनको एल्कीन, एल्केन और एल्कीन और अल्काइन की श्रेणी में किस प्रकार से रखेंगे। इनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। अब जो है डेली जो है इसी तरीके से आपको वीडियो मिला करेंगे, और अगर आपको अच्छे लगे वीडियो, समझ में आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल CWC चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आपको यहाँ स्टार्टिंग के सारे कंसेप्ट्स आपके केमिस्ट्री के क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकती हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस जो हैं टाइम पर, जो भी वीडियो मैं डालूँगी वो आपको टाइम पे मिल सकें, और आप इसको देखकर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स।